फरवरी सीरीज में बाजार नेगेटिव रिटर्न के साथ बंद। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग। रियलिटी ऑटो शेयर्स में हुई बिकवाली। सेबी चेयरमैन पद के लिए एक आईएएस और एक आईआरएस अफसर का नाम सबसे आगे। 150 से ज्यादा लोगों ने दिया आवेदन। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। कारोबारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। जीएसटी एक्ट या कस्टम एक्ट के तहत गिरफ्तारी में मिलेगी सुरक्षा। सीआरपीसी के तहत मिलने वाले अधिकार होंगे लागू। 45 दिन बाद महाकुंभ का समापन। सीएम योगी ने विधि विधान से किया पूजन। संगम तट पर खुद सफाई कर दिया संदेश। सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर भोजन भी किया। महाकुंभ के सफल आयोजन पर पीएम मोदी ने लिखा भावनात्मक ब्लॉग। 140 करोड़ देशवासियों की आस्था से जुड़े आयोजन को बताया विराट और अतुलनीय। कहा कुछ कमी रह गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना। महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात में बड़ा गर्मी का सितम। मौसम विभाग ने जारी किया 2 दिन का येलो अलर्ट। कई इलाकों में तापमान 38 डिग्री तक पहुंचा। पुणे में सरकारी बस में महिला से रेप केस में आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस की 13 टीमें। तस्वीर जारी कर 1 लाख रुपए इनाम का हुआ ऐलान। वारदात के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत आज करेंगे महाकुंभ की खास कवरेज के साथ। 45 दिन तक चले महाकुंभ का आज औपचारिक समापन हो गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ पहुंचे, जहां उन्होंने सफाई कर्मियों के साथ भोजन किया। महाकुंभ के समापन के मौके पर योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। सीएम योगी ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ अरैल घाट पर सफाई अभियान चलाया। सीएम ने खुद हाथ में झाड़ू लेकर घाटों की सफाई की और साथ ही अपने हाथों से कूड़ा उठाकर पॉलिथीन में भी भरा। सभी ने गंगा नदी से कूड़ा कचरा निकाला। इसके बाद मां गंगा की पूजा अर्चना की गई। योगी आदित्यनाथ ने सभी का धन्यवाद किया। महाकुंभ की व्यवस्था में शामिल पुलिसकर्मी और सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया। योगी ने सफाई और स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए 10,000 रुपए का अतिरिक्त बोनस देने का फैसला किया है। यूपी सरकार ने सफाई कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ाने का ऐलान किया है। अब यूपी में सफाई कर्मियों का न्यूनतम वेतन 16,000 होगा। साथ ही उन्हें आयुष्मान योजना से भी जोड़ा जाएगा। इस दौरान योगी ने विपक्ष की तरफ से उठाए गए सवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि महाकुंभ को लेकर विपक्ष ने दुष्प्रचार किया, लेकिन विरोधी दूरबीन से भी कमी नहीं ढूंढ पाए। कोई भी ऐसी घटना नहीं जिस घटना के बारे में कोई ये कह सके। विरोधी को भी ढूंढे दूरबीन लगा करके भी और माइक्रोस्कोप लगा करके भी वे इस प्रकार की घटनाओं को उजागर नहीं कर पा रहे। दुष्प्रचार का कोई मौका विरोधियों ने चूका नहीं। जिनको ये आस्था का महासमागम अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ श्रद्धालु यहां पर था। हमारी प्राथमिकता थी कि श्रद्धालु जनों को सुरक्षित स्नान करा करके उनके गंतव्य की ओर प्रस्थान करवाया जाए। महाकुंभ के अभूतपूर्व समापन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अनुभवों को लेकर एक ब्लॉग लिखा है। इस ब्लॉग में पीएम मोदी ने जहां महाकुंभ की भव्यता और प्रबंधन की तारीफ की, वहीं इस पूरे आयोजन को सफल बनाने वाले हर एक व्यक्ति का आभार भी व्यक्त किया। एक 140 करोड़ भारतीयों की आस्था का महासंगम, जिस उत्सव ने दुनिया को दंग कर दिया, जिस उत्सव ने सनातन की शक्ति का उदाहरण दिया, जिस उत्सव ने भारतीय परंपराओं और समरसता का संदेश दिया, उसी महाकुंभ के दिव्य और भव्य आयोजन को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अनुभवों को बयां किया है। एक ब्लॉग के जरिए पीएम मोदी लिखते हैं, बीते 45 दिन प्रतिदिन मैंने देखा कैसे देश के कोने कोने से लाखों लाख लोग संगम तट की ओर बढ़े जा रहे हैं। संगम पर स्नान की भावनाओं का ज्वार लगातार बढ़ता ही रहा। हर श्रद्धालु बस एक ही धुन में था। संगम में स्नान, मां गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी हर श्रद्धालु को उमंग, ऊर्जा और विश्वास के भाव से भर रही थी।
प्रयागराज में हुआ महाकुंभ का ये आयोजन आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट के लिए नए सिरे से अध्ययन का विषय बना है। आज पूरे विश्व में इस तरह के विराट आयोजन की कोई दूसरी तुलना नहीं है, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं है। सनातन संस्कृति के इस सबसे विशाल और प्राचीन मेले के दौरान जिन परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ा, पीएम मोदी ने न सिर्फ उनका जिक्र किया बल्कि लोगों से क्षमा भी मांगी। मैं जानता हूं इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूं मां गंगा से, मां यमुना से, मां सरस्वती से, हे मां, हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा। जनता जनार्दन जो हमारे लिए ईश्वर का ही स्वरूप है, श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन का क्षमा प्रार्थी हूं। इस ब्लॉग में पीएम मोदी ने महाकुंभ के इस भव्य आयोजन को लेकर सीएम योगी की भी तारीफ की। साथ ही उन्होंने हर उस व्यक्ति का आभार जताया जिसने इस बेहद चुनौतीपूर्ण आयोजन को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई। समर्पण और श्रद्धा भाव से भरे इस उत्सव का भले ही समापन हो चुका है, लेकिन ये उत्सव एक ऐसी मिसाल बन गया है जिसे आने वाली कई पीढ़ियों तक याद किया जाने वाला है। साथ ही महाकुंभ के समापन के मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी प्रयागराज पहुंचे। अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर महाकुंभ के लिए श्रद्धालुओं के लिए की गई तैयारियों का एक बार फिर से जायजा लिया और साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों का सफल आयोजन के लिए आभार भी व्यक्त किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके नेतृत्व में इतना जबरदस्त आयोजन हुआ, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को इतना अच्छा इसमें आयोजन हुआ, मैं साथ ही धन्यवाद देना चाहूँगा बिहार और मध्य प्रदेश के मान्यवर मुख्यमंत्रियों को भी। सबके सहयोग से रेलवे ने सबका एक साथ मिलकर एक बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ काम हुआ और उस क्लोज कोऑर्डिनेशन के कारण जहां हमने 13,000 ट्रेन्स की प्लानिंग की थी, 16,000 से ज़्यादा ट्रेन, 16,000 से ज़्यादा ट्रेन चलाई। करीब 4.5 से 5 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं को लेके इसमें संगम में और महाकुंभ के दर्शन के लिए ला पाए। अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बड़ा हंगामा किया। आम आदमी पार्टी विधायकों ने आरोप लगाया कि उन्हें सदन में प्रवेश नहीं करने दिया गया, जिसके बाद पूर्व सीएम आतिशी की पुलिस के साथ बहस भी हुई और आतिशी के साथ आम आदमी पार्टी के 21 विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। आपको बता दें, आपके 21 विधायक पूरे सत्र के लिए निष्कासित हैं, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें विधानसभा में जाने से रोका। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम विधानसभा से सस्पेंडेड हैं, इसलिए हमें विधानसभा परिसर में भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर लोकतांत्रिक है। हाउस के सस्पेंड होना का ये मतलब नहीं है कि विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुस सकते। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी चुने हुए विधायक को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। अब उपराज्यपाल के अभिभाषण में उनको डिस्टर्ब करना एक बड़े स्तर की अवहेलना है, सदन की मर्यादा को तार तार करना है। क्योंकि उपराज्यपाल जी का अभिभाषण जो है वो एक महत्वपूर्ण अवसर है और उस समय सदन की गरिमा बनाकर रखना, ये रूल बुक में भी विशेष रूप से इसको इस पर एक विशेष टिप्पणियाँ और इसकी जो एक सीरियसनेस है, गंभीरता है, वो महत्व का विषय है। इसलिए जब उनको निष्कासित किया गया उससे पहले चेतावनी भी दी गई थी। तो जिस तरह से आपने तस्वीरों में देखा, एक तरफ दिल्ली विधानसभा के बाहर आप विधायकों ने प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी तरफ सदन के अंदर बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा घोटाले का आरोप लगाया और पूरे मामले की जांच कराने की मांग की, जिसके बाद मंत्री परवेश वर्मा ने भी इस मामले में घोटाले का आरोप दोहराया और पूरे मामले पर जांच की बात कही। अभी जो माननीय सदस्य ओपी शर्मा जी द्वारा एक बहुत ही चिंताजनक बात यहाँ पे रखी गई है कि आपके साथ में पिछली विधानसभा में किस तरीके से एक सौतेला व्यवहार होता था,
तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच करवाएंगे और जो भी अधिकारी दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी। और कैमरे भी रिलीज हो जाए, क्योंकि वो सड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, टूट रहे हैं। सबसे पहले ये वाली 8 विधानसभा में कैमरे लगवाए जाएंगे, उसके बाद में पूरे दिल्ली में। अब आपको दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। इन दिनों सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अगला सेबी चेयरपर्सन कौन होगा, क्योंकि मौजूदा चेयरपर्सन का कार्यकाल 28 फरवरी को यानी कल खत्म हो रहा है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस पद के लिए एक आईएएस और एक आईआरएस अफसर का नाम सबसे आगे है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी बताएं, क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास, क्या लग रहा है कौन होंगे अगले सेबी चेयरपर्सन? जी, दरअसल जब मैंने ये जानने की कोशिश की कि कितने आवेदन आए तो 17 फरवरी तक आवेदन देने की आखिरी तारीख थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पे 10, 20, 50 नहीं 150 से ज़्यादा आवेदन यहाँ पे किए गए उन लोगों की तरफ से जो सेबी चेयरमैन बनना चाहते हैं। अब सेबी चेयरमैन बनने को लेकर कितनी ज़्यादा दिलचस्पी है लोगों में, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। और जिन लोगों ने आवेदन किया उसमें अच्छे खासे बहुत ही प्रभावशाली आईएएस ऑफिसर्स हैं, उन लोगों ने आवेदन किया कि हम सेबी चेयरपर्सन बनना चाहते हैं जी। कई सारे इंडियन रेवेन्यू सर्विस के लोग तो उन्होंने आवेदन किया कि हम बनना चाहते हैं। और तो और प्राइवेट सेक्टर के जो कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, करीब 20 से ज़्यादा संख्या है जिन्होंने आवेदन किया कि हम सेबी चेयरपर्सन बनना चाहते हैं। उसके बाद सर्च पैनल ने सारे आवेदनों की स्क्रूटनी की, उसकी छटनी की। कुछ चुनिंदा नाम जो है अंतिम रूप किए गए हैं, कम से कम 3 या 4 नाम है जो सूत्र बता रहे हो, उसको अंतिम रूप दिया गया है और उन्हीं में से किसी एक के हरी झंडी मिल सकती है। अब फ्रंट रनर की बात रही तो मुझे जो सूत्र बता रहे हैं कि एक आईएएस ऑफिसर हैं जो इस दावेदारी में सबसे आगे चल रहे हैं। बहुत हद तक संभावना है कि उनको सेबी चेयरपर्सन बनाया जाए। अगर वो नहीं बनते हैं तो पिछले 48 घंटे में एक आईआरएस का नाम बहुत तेजी से उभर कर सामने आया है, जो कि 1990 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी हैं। उनका नाम काफ़ी तेजी से निकल कर आया है, तो वो भी बन जाए तो आश्चर्य मुझे नहीं होगा। लेकिन 2 बातें जिसकी संभावना काफ़ी कम है कि मौजूदा चेयरपर्सन को एक्सटेंशन मिलेगा, इसकी संभावना कम है। निजी क्षेत्र से कोई बनाया जाएगा, इसकी भी संभावना मुझे कम दिख रही है। जी, शुक्रिया लक्ष्मण जी इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। फरवरी सीरीज में बाजार नेगेटिव रिटर्न के साथ बंद हुआ। लगातार 5वीं बार निफ्टी की नेगेटिव मंथली एक्सपायरी रही। फरवरी सीरीज में निफ्टी 2.7% तक, तो वहीं निफ्टी बैंक 0.9% तक फिसला। वहीं आज के बाजार की बात करें तो आज बाजार दायरे में रहा। सेंसेक्स निफ्टी ने फ्लैट क्लोजिंग ली। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में काफी प्रेशर दिखाई दिया। डिटेल्स के साथ अब जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी यतिन मोता। तो यतिन बताएं, आज बाजार का हाल कैसा रहा, किन स्टॉक में तेजी दिखी और किन शेयर्स की पिटाई हुई? देखिए, अगर हम मार्केट की बात करें तो आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:4 था। मार्केट ब्रेथ मिड कैप की तरफ थोड़ी वीक थी। हालांकि लार्ज कैप्स में अगर हम बात करें निफ्टी गेनर्स में तो श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस जैसे एनबीएफसी काउंटर्स में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल रहा। 2.5 से 3% का मोमेंटम यहाँ आपने देखा। इसके अलावा हिंडाल्को भी मेटल्स में से लगभग 2% की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ नजर पड़ा। लूजिंग साइड पे ऑब्वियसली अल्ट्राटेक सीमेंट जो केबल्स एंड वायर बिजनेस में एंट्री का इनका अनाउंसमेंट था, उसके बाद शेयर में आपने लगभग 5% यानी लगभग 15,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप लॉस देखा। ट्रेंड, बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स में आपने लगभग 2 से 3% के आसपास की गिरावट देखी। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, फैक्ट, भारतीय एक्साकॉम और एल&टी फाइनेंस जैसे काउंटर्स में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। और लूजिंग एंड पे अगर हम देखें तो वायर केबल बिजनेस में से पॉलीकैब लगभग 20% नीचे। इसके अलावा बीएससी लिमिटेड, प्रेस्टीज एस्टेट्स इनकम टैक्स के छापों के बाद और सुजलॉन एनर्जी में लगभग 5% की गिरावट आपने देखी। शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, पोर्टफोलियो समीक्षा के साथ मार्केट में बने रहें, ये कहना है फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन देवीना मेहरा का। साथ ही देवीना मेहरा ने आईटी फार्मा सेक्टर में निवेश की सलाह दी है। आईटी, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स हाल फिलहाल में ओवरवेट तो नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत एफएमसीजी के नाम, थोड़े बैंक्स वापस आने लगे हैं। बहुत ऐसा नहीं कि मुझे बैंकिंग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम बहुत ज्यादा अंडरवेट थे तो वहां से थोड़ा कम अंडरवेट हो गए हैं। आईटी ने बहुत अंडर परफॉर्म भी किया था और आईटी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें थोड़ी तो प्रेडिक्टेबिलिटी रहती है। बाकी सेक्टर्स के बनस्पत आप देखें तो थोड़ा प्रेडिक्टेबिलिटी उसका हायर है। सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी एक्ट के तहत होने वाली गिरफ्तारियों पर व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट के मुताबिक कस्टम और जीएसटी एक्ट में होने वाली गिरफ्तारियों में सीआरपीसी के तहत मिलने वाली सभी सुरक्षा मिलेगी। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि कस्टम अधिकारी को पुलिस अधिकारी नहीं माना जा सकता। इस खबर पर डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम बताएं, क्या कुछ कहा है आज कोर्ट ने इस पूरे मामले में?
सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी के मोर्चे पर व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीएसटी और कस्टम एक्ट में अगर किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो उसको सीआरपीसी के तहत मिलने वाली सारी सुरक्षाएं उपलब्ध होंगी। यानी कोई भी व्यापारी अब अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट के अंदर जा सकता है और कोर्ट के सामने राहत की मांग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी कस्टम अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो भी अधिकारी अगर किसी को व्यापारी को अरेस्ट करने जा रहा है तो उसके पास एक रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, एक बिलीफ होना चाहिए कि हाँ मेरे पास को अरेस्ट करने के लिए काफी सारे सबूत मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से काफी लोगों को राहत मिलेगी। करीबन 400 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज उनका सबका निपटारा कर दिया और कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को जीएसटी या कस्टम एक्ट में आपको गिरफ्तार करना तो उसको सीआरपीसी के एक्ट के तहत मिलने वाली सारी सुरक्षाएं मिलेंगी और उसको अग्रिम जमानत मिलने का अधिकार होगा। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। के बाद अब गुजरात में भी गर्मी का सितम शुरू हो गया है। गुजरात में भी गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में अभी से पड़ रही भीषण गर्मी का जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। दशकों पहले नहीं हुआ वो इस फरवरी में हो रहा है। अप्रैल मई में पड़ने वाली भीषण गर्मी इस फरवरी में अनुभव हो रही है और अभी पूरे गुजरात में येलो अलर्ट चल रहा है। अहमदाबाद सहित कई शहरों में पारा है वो 33 से 38 डिग्री तक पहुंच गया है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर आए हैं। अच्छा बताइए, गर्मी को लेकर आप क्या कहेंगे? गर्मी को लेकर यही कि जितनी गर्मी नहीं चाहिए पड़ने को उतनी गर्मी पड़ रही है इस समय। अपने आए यहाँ ठंडी हवा खाने के लिए, लेकिन वो हिसाब से गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत। आप क्या कहेंगे? मैं 29 बरस का हूँ, पहली बार देखा है फरवरी के महीने में इतनी गर्मी पड़ते हुए। यहाँ आए ठंडी की हवा खाने, यहाँ गर्मी इतनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। तो जो मौसम विभाग का अनुमान रहने वाला है उसके मुताबिक सिर्फ अहमदाबाद और गुजरात में नहीं लेकिन भारत के कई राज्यों में आने वाले कुछ दिनों में गर्मी का पारा है वो काफ़ी बढ़ सकता है। एयरपोर्ट पर सिर्फ 10 रुपए में पानी की बोतल और 20 रुपए में कॉफी। ये सुनने में असंभव लग सकता है, लेकिन कुछ एयरपोर्ट पर यह सच्चाई बन चुका है। कोलकाता के बाद अब चेन्नई में भी उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की गई है, जहां काफी कम कीमत पर रिफ्रेशमेंट मिलेगा। एयरपोर्ट्स पर महंगे खाने पीने की शिकायतों के बाद विमानन मंत्रालय ने यह पहल की है। विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि उड़ान यात्री कैफे के जरिए एयर ट्रैवल को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए यह पहल की गई है। चेन्नई यात्री कैफे को मूक बधिर महिलाएं चलाएंगी। अनंत अंबानी के वनतारों को प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार भारत में पशु कल्याण के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है, जो इस बार कॉर्पोरेट श्रेणी में वनतारा को मिला है। वनतारा हाथियों के बचाव, उपचार और उनकी देखभाल के लिए समर्पित है। वनतारा का ये प्रयास पशु कल्याण में एक अहम योगदान है। इसी के लिए आज राष्ट्रीय स्तर पर वनतारों को सम्मानित किया गया है। पुणे स्वारगेट बस डिपो रेप केस में एक्शन तेज हो गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे के पुलिस कमिश्नर से बातचीत की है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 13 टीमें बनाई हैं। आरोपी की तस्वीर भी जारी की गई है, साथ ही 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। इसके अलावा बस डिपो के 23 सुरक्षा कर्मियों का ट्रांसफर किया गया है। 25 फरवरी को पुणे के सरकारी स्वारगेट बस डिपो में एक 26 साल की महिला के साथ बस में रेप हुआ था। पुणे में रेप की इस घिनौनी घटना के बाद स्वारगेट बस डिपो में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर हमला किया। शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने स्वारगेट बस स्टैंड पर जमकर प्रदर्शन किया और बस स्टैंड के सुरक्षा केबिन में तोड़फोड़ भी की। तो चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता देते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। एक मेंटल हेल्थ सर्वे में पता चला है कि 47% छात्र नींद की समस्या से जूझ रहे हैं। कैसे कम होगा स्टूडेंट्स का मेंटल प्रेशर, इसी पर होगी आज कंज्यूमर अड्डा में बड़ी चर्चा। शाम 5:57 पर दबाव में युवा मेंटल हेल्थ तबाह।